चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अब इस चैप्टर से जुड़े हुए सवालों की। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्चुअल बारीकी थी, जितनी भी कॉन्सेप्ट टाइप की चीजें थी, वो सब के सब हमने बखूबी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अब बात आएगी कि जितना भी हमने सीखा, जितना भी हमने समझा, जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है पीछे कुछ पार्ट्स के अंदर, उन सभी अंडरस्टैंडिंग को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं एग्जाम में, किस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस तरीके से आपको देने होते हैं, वो अब हमें सीखना रह गया है। इसके अंदर आप ये पाएंगे कि अगर आपने पीछे की चीजों को सही से समझ लिया है, सही से सीख लिया है, कोई भी लापरवाही नहीं दिखाई है, तो जितने भी आने वाले सवाल हों, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी और पैटर्न में हो, लाइक एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है, असर्शन बेस्ड है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल पूछा जाए आपसे, द कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। जो हमने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किया पीछे, जितनी भी बातें, जितनी भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जितनी चीज़ों को भी समझा है, आप पाएंगे कि उन्हीं से जुड़ी हुई सारी सवालें हैं, उससे ऊपर शायद ही कुछ देखने को मिलेगा। और ये प्रैक्टिस करने का फायदा यही होता है कि जो अगर कुछ उसके दाएं बाएं की चीज़ें देखें, जो हमें लगे कि हाँ हमने डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं और आपको एक पूरा एग्जाम का ओवरव्यू मिलता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और जवाब उसका कैसे अपने को देना होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। इसके अंदर पहले आप देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व कैटेगरी के, फिर हम कुछ एक एनालिटिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेके आए हैं, वो अनसॉल्व्ड हैं, उसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से उसको समझेंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे हम एमसीक्यूज के ऊपर, जिसमें आप देखते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है। उन एमसीक्यूज के अंदर आपको थ्योरेटिकल एरिया भी मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, बट वो एमसीक्यू के मैनर में होगा। इसके बाद जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स की, उसके बाद हम बात करेंगे फिलअप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जो कि होगा अनसॉल्व्ड। प्रैक्टिकल अनसॉल्व्ड कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिकल हम सॉल्व्ड कवर करेंगे। ये जब कवर हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे रेक्टिफिकेशन पे कि अगर जर्नल एंट्री किसी ने गलत कर दी और आपसे कह रहा है कि भैया पहचानो क्या गलती है और ठीक करके बताओ, तो वैसे सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं। जब ये रेक्टिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर मिसिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर, जहां पे हमारे को सवाल दिया होगा और उसके अंदर कुछ एक चीजें मिसिंग होंगी, कुछ एक चीजें गिवन होगी। जो गिवन होगा उसके बेसिस पर ही आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन ढूंढ के उस सवाल को कंप्लीट करना होगा। एट लास्ट हम आएंगे असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर और इसके बाद इन सभी चीजों को रिवाइज करने के लिए हम कवर करेंगे अपना 10 का दम। इस 10 का दम के 10 सवाल को हम रैप अप कर लेंगे और तब जाके हम कहेंगे कि हमारा चैप्टर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो इतनी जर्नी अभी आपकी बची है जो कि आपके इम्तिहान के मैनर में है, जिस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है सर, आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाई द जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये हम पीछे पढ़ चुके। कह रहा है कि बताइए क्यों जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन की जब पहली बार एंट्री होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो वो कहां पे होती है? जर्नल में होती है। मतलब थ्योरेटिकल हम बहुत सारे फेज से गुजरते हैं, बट प्रैक्टिकली जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने की बात आती है तो सबसे पहले एंट्री कहां की जाती है? जर्नल के अंदर। इसके बाद चीज उठ के जाती है कहां? लेजर्स में। उसके बाद जाती है कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। और उसके बाद हम बनाते हैं कि अपना फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेज है जहां पे आप एंट्री स्टार्ट करते हो अपने बुक्स के अंदर, तो इसलिए इसको कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर इसको आप कहते हो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। मतलब कि फर्स्ट स्टेज ऑफ एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलिए कुछ खास नहीं। व्हाट इज जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग क्या होता है सर? तो जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। मतलब कि जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो हमारे रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं जर्नलाइजिंग का। मतलब कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, नथिंग एल्स। ठीक है सर। नाउ इसके बाद व्हाट इज नरेशन? नरेशन हमने देखा था, नरेशन क्या होता है? तो किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जिसको हमने एंटर किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर उसको हम डिस्क्राइब करें, उसको एक्सप्लेन करें शॉर्ट में, तो उस एक्सप्लेनेशन को हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। ये जुड़ा होता है हर एक जर्नल एंट्री के साथ। हर जर्नल एंट्री के बाद उसका एक नरेशन हमें लिखना होता है, जिसके अंदर मोटे मोटे तौर पे उसको हम ब्रीफ करके चलते हैं कि इसमें क्या ट्रांजैक्शन हुई थी और उसकी हमने एंट्री यहां पे की है। ठीक है सर, ये नरेशन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री? तो आपने सीखा था कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है सर? वो जर्नल एंट्री जहां पे
आप नॉर्मल केस में क्या करते हैं, हम एक चीज को ही डेबिट करते हैं और एक चीज को ही क्रेडिट करते हैं, मतलब एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। बट ऐसा सिनेरियो अगर आ जाए कि जहां पे दो या फिर दो से अधिक अकाउंट आपके डेबिट हो, या फिर दो या दो से अधिक अकाउंट आपके क्रेडिट हो, या फिर दो और दो से अधिक डेबिट भी हो और दो और दो से अधिक आपका क्रेडिट भी हो, इन सिचुएशन वाली एंट्री को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, ये बेसिकली क्यों होता है, जब एक टाइप की ट्रांजैक्शन हो उसके बार बार एंट्री ना पास करनी पड़े, रिपीटेशंस ना हो, मल्टीपल एंट्रीज पास करने की, तो उसकी जगह पर हम यूज करते हैं किसको, कंपाउंड जर्नल एंट्री को, और इसकी मदद से हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक ट्रांजैक्शन में क्लब कर दिया करते हैं। हर जगह इस कंपाउंड जर्नल एंट्री को यूज नहीं करना होता है। ऐसा नहीं करना है कि 10 ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं तो आप कहोगे यार 10 ट्रांजैक्शन कौन एंटर करेगा, ऐसा करते हैं इन 10 की एक एंट्री बनाते हैं और हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर सवाल आपसे पूछा गया है 5 नंबर का और उसमें 10 एंट्री पास करने के लिए कहा गया है आपसे, तो ऐसा ना आप यहां पे स्मार्टनेस दिखाएं कि इन 10 एंट्रीज को क्लब करते हुए एक जर्नल एंट्री पास करें और आपका काम हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंड जर्नल एंट्री सिर्फ वहां यूज किया जाता है जहां पर रिपीटेशंस हमें अपरेंटली दिख रही हो, तो हम कहते हैं चलो जी कंपाउंड जर्नल एंट्री से हम काम चला लेंगे, या फिर कुछ स्पेसिफाइड जगह जैसे कि ओपनिंग एंट्री, तो ओपनिंग एंट्री हम किसके थ्रू पास करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री के थ्रू ही पास करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेजर्स होते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, जिसके क्लोजिंग बैलेंसेस को हमें ट्रांसफर करना होता है एज अ ओपनिंग बैलेंस। तो वहां पे उन सारे अकाउंट्स की एक एक एंट्री पास करने से बेटर है कि हम कंपाउंड रूप में उसको पास कर लेते हैं। ठीक है सर, नाउ व्हाट इज ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री हमने देख ही लिया कि ओपनिंग एंट्री एक प्रकार की कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है, जिसके अंदर हम पिछले साल के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उन सबको कैरी फॉरवर्ड करते हैं करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर। मतलब पिछले साल का जितना भी क्लोजिंग बैलेंसेस बच गया जो कि हमारे फाइनल अकाउंट में दिखाई दे रहा होगा, जो मोटे मोटे तौर पे आपका क्या होगा, या तो एसेट्स होंगे, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो वो कैपिटल होगा। तो जितने भी क्लोजिंग एसेट्स हैं उन सभी को हम ओपनिंग एंट्री के थ्रू लेके आते हैं ओपनिंग बैलेंस के अंदर। जितनी भी क्लोजिंग लाइबिलिटीज है उसको हम ओपनिंग लाइबिलिटी में लेके आते हैं, और जितना भी क्लोजिंग कैपिटल है उसको हम ओपनिंग कैपिटल के रूप में लेके आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे डेबिट हो जाते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट हो जाती हैं, और कैपिटल तो क्रेडिट होता ही है, और इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which account should be debited if wages are paid for installation of a machine। मतलब कि किस अकाउंट को आप डेबिट करोगे अगर आपने कोई मशीन खरीदा है और उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपने कोई वेजेस की पेमेंट की है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर मशीन की बात करें तो जब तक मशीन मेरा चालू होने योग्य नहीं हो जाता, जिसको हम बोलते हैं क्या, पुट टू यूज के लायक नहीं हो जाता, तब तक उस मशीन के सारे खर्चे उस मशीन में ही जोड़े जाते हैं। वही हमने बिल्डिंग के केस में देखा था कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक वो बिल्डिंग यूज करने लायक नहीं हो जाएगी तब तक उसका ऊपर कंस्ट्रक्शन में जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा क्या होगा, बिल्डिंग में ही ऐड होता है। ये किसी भी एसेट के केस में बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं कि जब तक वो एसेट हमारे यूज करने लायक नहीं होगा तब तक वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक बार ये एसेट तैयार हो गया, इसके बाद इसकी कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो खर्चे में जाएगा, वो आपके एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा, वो पर्टिकुलर एक प्रकार का एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइम पे, और इस चैप्टर के अंदर भी हमने इस चीज को अलग से कवर किया हुआ है। ठीक है सर, तो किस अकाउंट को डेबिट करना है आपको इस सिचुएशन में, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट में ऐड करेंगे बेसिकली, ना कि एक्सपेंस अकाउंट में। बस चुनाव जो है वो इतना सा है कि एसेट में ऐड करना है कि खर्चे में ऐड करना है। तो कुछ जगहों पे खर्चे में करना है, कुछ जगहों में एसेट में करना है। कहां पे एसेट में करना है, जब तक वो एसेट पुट टू यूज में नहीं आ गया तब तक का जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा एसेट में जाएगा। उसके बाद का अगर कोई मिसलेनियस खर्चा है तो वो आपका एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कि वो खर्चा ऐसा ना हो जिससे कि जो एक्चुअल कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर एसेट की वो इनहेंस हो रही हो। इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। फिलहाल सवाल का जवाब आपका क्या है, मशीन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरी गिफ्टेड अ सेट ऑफ 6 टी-शर्ट्स मेड इन हिज गारमेंट फैक्ट्री। मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो हरी भाई साहब हैं इनकी एक गारमेंट फैक्ट्री है, इसने उसमें से क्या किया, 6 टी-शर्ट निकाल के गिफ्ट कर दिया। किसको, टू वन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने किसी एक दोस्त को उसने 6 टी-शर्ट गिफ्ट दे दी। ठीक है सर, इन विच अकाउंट द ट्रांजैक्शन शुड बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो आपसे इसकी जनरल एंट्री मांग रहा है बेसिकली कि किसी व्यक्ति ने, किसी प्रोप्राइटर ने अगर अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान से कुछ शर्ट निकाल के, अपनी फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, गारमेंट फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो गारमेंट है ये इसके लिए गुड्स है, ये इसके लिए क्या है, गुड्स है। क्यों, क्योंकि इसकी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, तो ये गारमेंट्स में डील करते हैं, और जिसमें आप डील करते हो आपके लिए किस नेचर का होता है, वो गुड्स के नेचर का होता है। ठीक है सर, अब इसका जो गुड्स है जिसमें में ये डील क्या करता है, उसमें से इसने कुछ ड्राइंग कर ली एक प्रकार से अपने पर्सनल यूज के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे उसके परिवार का कोई सदस्य हो। फिलहाल यहां पे दोस्त की बात कर रहा है। तो
मोटा मोटा क्रक्स क्या है कि भैया बिजनेस से जो उसका प्रोप्राइटर है वो कुछ गुड्स निकाल के लेके जा रहा है, तो उसके इसमें एंट्री क्या होगी? तो जब भी बिजनेस से प्रोप्राइटर कुछ लेके जाता है तो आपको पता है कि ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाता है आपका? डेबिट। तो आप बोलोगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू, जाके आ रहा है तो पैसे तो जा नहीं रहे, जाके आ रहा है ना कोई एसेट जा रहा है, तो फिर जाके आ रहा है, जा रहे हैं आपके गुड्स। और हमने देखा था कि जब भी कोई गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जाता है अदर देन सेल, अदर देन सेल, अगर सेल हो रहा है तब तो आप सेल लिखते हो, बट अदर देन सेल होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप परचेज ही लिखते हो। मतलब कि जो भी आपने परचेज किया उतने उसको उतने से कम कर देते हो। सपोज आपने 100 टी शर्ट खरीदी थी या 100 टी शर्ट आपने अगर बनाई थी तो उसके अंदर से आप मान लोगे कि इतने टी शर्ट आपके उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, क्योंकि आपने ये खरीदा ही नहीं, प्रोप्राइटर ने खरीदा और अपने घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, आगे आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने गुड्स में क्या समझा था कि गुड्स को खरीदा जाता है तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और गुड्स को जब हम बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बट बेचने के अलावा अगर किसी और कारण से गुड्स हमारी फैक्ट्री से, हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना होता है? आपको परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करना होता है, चाहे वो ड्राइंग का केस हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का केस हो, चाहे वो चैरिटी का केस हो, चाहे वो लॉस बाय फायर या थेफ्ट का केस हो। इन सभी सिनेरियो के अंदर हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट, ये मानते हुए कि परचेज उतने से कम हो गया इन कारणों की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी। तो ये कुछ सॉल्व क्वेश्चंस थे जो कि आपको एक थोड़ा सा रूबरू कराने के लिए कि पीछे हमने क्या सीखा था और उसके ऊपर सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है पास्ट में। ठीक है सर।